नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत भूटान के दो महत्वपूर्ण शहरों को असम और पश्चिम बंगाल से जोड़ने के लिए सीमा पार 2 रेल संपर्क स्थापित करेगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता बुधवार से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से गैर भाजपा शासित राज्यों में लोगों तक जीएसटी कटौती का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने और आपदाओं के प्रबंधन में तटरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपने मूल अधिकारों की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। और नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक की F46 श्रेणी में रिंकू सिंह ने स्वर्ण और सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और भूटान 4033 करोड़ रुपए की कुल लागत से सीमा पार के 2 रेल संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसमें कोकराझार गिलेफू और बानरहाट सामत्सी परियोजनाएं शामिल हैं। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना भूटान के 2 प्रमुख शहरों गिलेफू और सामत्सी को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये 2 परियोजनाएं असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बानरहाट में भारतीय रेलवे नेटवर्क से शुरू होंगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन रेल परियोजनाओं को पूरा निवेश भारत द्वारा किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस परियोजना से दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ेगा। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान का अधिकांश व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है। इसलिए भूटानी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए और लोगों के लिए वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच के बेहतर तरीके के लिए एक अच्छी और निर्बाध रेलवे कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए यह पूरी परियोजना शुरू की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों आइसलैंड, लिक्टनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष बुधवार से प्रभावी होगा। श्री गोयल ने बताया कि विकसित देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ये समझौता पहले ही किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा में श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू और चिली के साथ भी इस समझौते को लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। भाजपा एनडीए की सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बड़े बड़े घोटालों से देश को मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का विश्वास जगाया है। श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से गैर भाजपा शासित राज्यों में लोगों तक जीएसटी कटौती का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली भाजपा को एक नया कार्यालय मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा की मजबूती पिछले दशकों में उसके असंख्य कार्यकर्ताओं के समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के समुद्री सुरक्षा तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्वचालित कार्रवाई प्रणाली को एकीकृत करने पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारत तटरक्षक कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे खतरों से रक्षा करने के लिए भारतीय तटरक्षक को अपने प्रशिक्षण और उपकरणों में निरंतर सुधार करना होगा। रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने और आपदाओं के प्रबंधन में तटरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ब्रॉडली इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन कोस्ट गार्ड की खासियत यह है उसका रोल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। और आप जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करते हैं तो आपको केवल बाहरी खतरों को ही रोकना नहीं होता, बल्कि देश के अंदरूनी सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे, उन मुद्दों से भी आपको निपटना होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा और इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 6 वर्षों की अवधि के लिए 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान परियोजना के माध्यम से गहरे समुद्र अन्वेषण में देश को विश्व में अग्रणी बना रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारत गहरे समुद्र अन्वेषण गतिविधियों में तेजी से काम कर रहा है। इसी दिशा में समुद्रयान परियोजना चलाई जा रही है, जो भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र का मिशन है। ये मिशन 2021 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना और समुद्री संसाधनों की खोज करना है। नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत ने फ्रांस के सहयोग से मत्स्य 6000 नाम का पनडुब्बी यान तैयार किया है। ये पनडुब्बी 6000 मीटर तक गहराई में जाकर खोज कर सकता है। इस पनडुब्बी ने इतिहास तब रचा जब इसमें भारतीय नौसेना के कमांडर जतिंदर पाल सिंह और राज रक्षे लगभग 5000 मीटर गहराई तक गए। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र में तेल, गैस और अन्य खनिज भंडारों की खोज करना है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि समुद्र मंथन नाम से चलने वाला ये मिशन भारत की ऊर्जा जरूरतों और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। भारत ने गहरे समुद्र में खोज के लिए अपनी तकनीक भी तैयार की है। इसमें विशेष वाहन और दबाव रोधी सामग्री बनाई गई है, जिसका सफल परीक्षण पहले से ही किया जा चुका है। समुद्र की गहराई में उतरकर भारत खनिज, समुद्री जीव जंतु और ऊर्जा संसाधनों की खोज कर रहा है। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जिनके पास गहरे समुद्र में अनुसंधान करने की उन्नत तकनीक मौजूद है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट।
नए पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में टैक्स में बड़ी कटौती की है। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सरकार ने कृषि मशीनरी पर भी जीएसटी को कम कर दिया है। नए कर ढांचे के अंतर्गत हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीन और कंपोस्टिंग मशीन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टैक्स की ये कम दरें कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देंगी, जिससे किसानों का समय बचेगा, लागत कम होगी और फसल की पैदावार बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के एक ट्रैक्टर शोरूम मालिक शिखर पागड़िया ने कहा कि टैक्स में इस कटौती से किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। जीएसटी का अभी जो सरकार ने कम किया है 12% से 5% मिल गया है, तो 7% का जो फायदा हुआ है, यानी किसान को 20,000 से लेकर 90,000 तक की इसके अंदर छूट मिल रही है। उसका ये असर रहा है कि किसानों में इसके प्रति बहुत उत्साह है और उस हिसाब से किसान आ रहे हैं, वो पूरी रुचि ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र में जीएसटी में यह बदलाव कृषि उपकरणों की लागत कम करेगा और छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन्हें और भी किफायती बनाएगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जीएसटी बचत उत्सव, प्रत्येक परिवार के लिए बचत का अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर अमन अग्रवाल इसमें शामिल होंगे। श्रोता विशेषज्ञ से जीएसटी सुधारों और जीएसटी बचत उत्सव का अधिकतम लाभ उठाने के तरीकों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। लोगों ने ये प्रदर्शन अपने बुनियादी अधिकारों की मांग के चलते किया। आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक इस क्षेत्र में लोगों को भारी मानवीय, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार देश का औद्योगिक उत्पादन इस साल अगस्त में बढ़कर 4% हो गया। खनन क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन में यह वृद्धि दर्ज हुई है। खनन क्षेत्र में अगस्त में 6% की वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन में 4.1% और विनिर्माण क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की जांच के लिए एक एनडीए प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। ये प्रतिनिधिमंडल प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेगा और भाजपा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। प्रतिनिधिमंडल की संयोजक भाजपा सांसद हेमा मालिनी होंगी। और अब बात खेलों की। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक F46 स्पर्धा में रिंकू सिंह ने स्वर्ण और सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक जीता है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीतकर 6ठे स्थान पर है। नई दिल्ली में जूनियर विश्व निशानेबाजी में आज भारत ने 7 पदक जीते। महिलाओं की 10 मीटर राइफल में ओजस्वी ठाकुर ने स्वर्ण, हृदया श्री कोंडूर ने रजत, शांभवी क्षीर सागर ने कांस्य पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कल से शुरू हो रहा है। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। कल पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने एशिया कप भारत की जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में हुई घटना की निंदा की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कथित तौर पर टूर्नामेंट ट्रॉफी अपने साथ ले गए। श्री सैकिया ने कहा कि नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी सम्मेलन में औपचारिक विरोध दर्ज कराया जाएगा। मौसम विभाग ने कल सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत भूटान के 2 महत्वपूर्ण शहरों को असम और पश्चिम बंगाल से जोड़ने के लिए सीमा पार 2 रेल संपर्क स्थापित करेगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता बुधवार से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से गैर भाजपा शासित राज्यों में लोगों तक जीएसटी कटौती का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने और आपदाओं के प्रबंधन में तटरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपने मूल अधिकारों की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।